नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। आज हम लोग निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको पता है किसी भी लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य होता है, जो लोकतांत्रिक देश है, उसमें एक विशेष उत्सव होता है, लोकतांत्रिक उत्सव होता है जिसे हम लोग चुनाव कहते हैं। बहुत बड़ा उत्सव होता है क्योंकि चुनाव के ही माध्यम से हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जिनके हाथ में पूरे देश की बागडोर होती है और वही निर्धारित करते हैं कि अपने देश को किस दिशा में प्रगति करना है, किस दिशा में ले जाना है। तो यह कोई छोटी सी जिम्मेदारी होती नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति को ऐसे भारत देश का जो बागडोर है उसे दे दें। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग चुनाव कहते हैं, और उस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है जिसको हम लोग चुनाव आयोग के नाम से जानते हैं। और उसी चुनाव आयोग की शक्तियों के बारे में और उसके कार्य क्षेत्रों के बारे में, उसको क्या क्या चीज़ें प्रदान है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग जो है, चुनाव निर्वाचन आयोग जो है, किन किन व्यक्तियों का चुनाव कराता है। तो दोस्तों, हमारे देश के संवैधानिक पद पर, सबसे उच्च पद पर जो व्यक्ति रहते हैं उनको राष्ट्रपति के नाम से आप लोग जानते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग ही कराता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी होती है चुनाव कराने की, वो राष्ट्रपति की होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। और दोस्तों, जो राज्यों में हमारी विधानमंडल है, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। आपके मन में एक विचार उठ सकता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी चुनाव आयोग कराता है क्या? तो ऐसी बात नहीं होती दोस्तों। जो हम लोग चुनते हैं वो हम प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, ना कि मुख्यमंत्री को चुनते हैं। आपने किसी मुख्यमंत्री को नहीं चुना होगा। आप विधानसभा में विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में उन सदस्यों को चुनते हैं, ना कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, ना कि इलेक्ट किया जाता है। तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, ना कि उनका चुनाव होता है। आपके मन में इन लोगों के अलावा विचार उठ सकता है कि जो गांव में प्रधाने यानी पंचायत का चुनाव होता है, निगम का चुनाव होता है, उस चुनाव की जिम्मेदारी क्या निर्वाचन आयोग के पास होती है? तो ऐसा नहीं है। उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसके लिए अलग से उसकी व्यवस्था की गई है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो पंचायत और निगम का चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि निर्वाचन आयोग में आखिर कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है, आखिर इनके पास क्या ताकत होती है। तो मेरे साथियों, अगर हम लोग निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 324 में की गई है, संविधान के अनुच्छेद 324 में, और इसके अंतर्गत कुछ बातें बताई गई हैं। साथियों, आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, लागू कर दिया गया, और उसके एक दिन पहले 25 जनवरी को ही चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना क्यों की गई, मैंने आपको बताया कि देश में चुनाव के उत्सव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई। और 25 जनवरी को इसलिए आप मतदाता दिवस भी मनाते हैं। और 25 जनवरी से एक सदस्यीय चुनाव आयोग थी, एक सदस्य होते थे उनको उसमें, और वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। इसके बाद 1989 तक वही सदस्य, वही जो कमेटी थी, वही आयोग जो था, वही क्या करता था, चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी वहां पर लिया करता था। लेकिन दोस्तों, बीच में सन 1989 में क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए कि जो चुनाव हमें मतदान करने की जो एज है, जो अवस्था, जो उम्र है, उसको 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि चुनाव आयोग के ऊपर काफी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी चीजें जो है तैयार करनी थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र जो है कर दी गई, तमाम चीजें ऐसी हो गई। तो ऐसा राष्ट्रपति को लगा। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, एक अधिसूचना जारी किया 16 अक्टूबर 1989 को। एक अधिसूचना के जरिए जो चुनाव आयोग है इसको
3 सदस्यीय चुनाव आयोग कर दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए और 2 अन्य आयुक्तों की व्यवस्था की गई। तो उसके 1989 से ये 3 सदस्यीय यानी बहुसदस्यीय आयोग हो गए, न कि एक सदस्यीय। पहले एक सदस्य रहते थे, उसके बाद 1989 में एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। इसके बाद फिर से 1990 में वही पुरानी प्रक्रिया, एक सदस्यीय वाली प्रक्रिया जो है लागू कर दी गई, लेकिन जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई। फिर 1993 में, अक्टूबर 1993 में क्या कर दिया गया दोस्तों, फिर से यही 3 सदस्यीय वाली जो चुनाव आयोग थी, इसी को क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। और इसके बाद से आज तक यह बहुसदस्यीय आयोग है, यानी इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं इसमें होते हैं। दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और उसके बाद जो 2 अन्य आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोस्तों, वो आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं, काफी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, जिनको इस पद पर जो है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी जो पदावधि है वो अधिकतम 6 वर्ष है, 6 वर्ष ये कार्य करते हैं, या फिर 65 वर्ष की अधिकतम उम्र। अगर जैसे कोई किसी व्यक्ति को, वह व्यक्ति मान लीजिए 61 वर्ष की अवस्था में, 61 वर्ष उसका एज हो गया है, उसके बाद वो निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त का पद है उस पर नियुक्त किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका 65 वर्ष पूरा होने में कितना वर्ष बाकी है, 4 वर्ष। तो जरूरी नहीं है कि वो 6 वर्ष कार्य करे ही, जैसे ही वो 4 वर्ष में अपने 65 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगा उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि वह 58 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, निर्वाचन आयुक्त बन गया, तो इसके पास पर्याप्त समय होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वो 65 वर्ष तक ही कार्य करेगा, उसको 6 वर्ष के बाद जो है उसका उस पोस्ट से उसको हटाया जा सकता है। या फिर वह निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो खुद ही अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। साथियों, एक चीज हमें यहां पर देखनी होगी, क्या राष्ट्रपति अगर निर्वाचन आयुक्त को जो है नियुक्त करते हैं तो उनको हटा सकते हैं? तो ऐसा नहीं दोस्तों, उनको प्रसाद पर्यंत यह पोस्ट, यह पद नहीं प्राप्त होता। जैसे आपने सुना होगा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति अर्थात प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन वो राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वहां पर कार्य करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे उनको उनके पद से हटा सकता है। लेकिन निर्वाचन आयोग के मामले में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति कर तो दी लेकिन उनको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। उनको हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। साथियों, उनको उनकी असक्षमता की वजह से हटाया जा सकता है, या फिर वह उस पद के दुरुपयोग कर रहे हैं, या फिर जैसे कोई निर्णय है, कोई बड़ा निर्णय है, उस निर्णय को नहीं ले पा रहे हैं, असक्षम हो गए हैं उस पद पर कार्य करने के लिए, इसके आधार पर क्या किया जाएगा, इनको हटाया जाएगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति तुरंत उनको हटा देंगे, ऐसा नहीं है। संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों के मतलब सदस्यों के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद ही उनको उनके पद से हटाया जाता है। जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश, जो न्यायाधीश होते हैं न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जिस तरह से उनको हटाया जाता है उनके पद से, उसी तरह से निर्वाचन आयुक्त के पद से जो कमिश्नर होते हैं, जो आयुक्त होते हैं, उनको हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने अपने मनचाहे से उनको प्रसाद पर्यंत के रूप में हटा दिया, ऐसा नहीं होता। पूरी प्रक्रिया होती है, तो उस तरह से इनको हटाया जाता है। और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं दोस्तों, उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उनको शक्तियां प्राप्त हैं। और साथियों, उनका जो वेतन होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वेतनमान, वो सारी प्रक्रियाएं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के लेवल में, उन्हीं के स्तर पर यहाँ पर होती हैं। तो आप संरचना के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। साथियों, हम लोग अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां होती हैं उसके बारे में। मैंने आपको बताया था निर्वाचन आयोग जो है वो क्या कराता है,
वो देश में चुनाव की पूरी जिम्मेदारी, चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास है, चाहे वो आम चुनाव है या उपचुनाव हो। दोनों चुनाव को, उपचुनाव आपको पता है किसी भी पद, जो चुनावी पद है उसको रिक्त होने पर वहां पे दोबारा चुनाव कराया जाता है, उसको उपचुनाव कहते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग के पास होती है। अब देखिए, निर्वाचन आयोग जैसे चुनाव कराने के लिए आपको पता है मतदान केंद्र की आवश्यकता होती है। किसी भी मतलब किसी भी क्षेत्र में मतदान केंद्र कहां पर बनाया जाए, वहां पे उसकी सुविधाएं क्या हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास है। मतगणना कहां पे होगी, जो आप मतदान कर दिए हैं उसकी गणना कहां पर की जाएगी, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी। वो सारी जिम्मेदारियां निर्वाचन आयोग यहां पर भली भांति बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वतंत्र रूप से कराने की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास होती है। दोस्तों, हम लोग बात करें अगर किसी भी, थोड़ा सा हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि जो चुनाव के दौरान जो मतदाता सूची होती है उसका जो है प्रकाशन वो निर्वाचन आयोग कराता है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसका देहांत हो गया है, उसकी मौत हो चुकी है, तो उसको उस सूची से उसके नाम को हटाना है। या फिर कोई 15 साल का बच्चा है, अगले चुनाव तक वो क्या हो गया, वो 18 साल की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अब उसे उस मतदाता सूची में ऐड करना है, तो वो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग कराता है। समय समय पर उसमें फेरबदल करता रहता है और आपके नाम को ऐड करता है या नाम को आपको हटाना है, वो भी जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग के पास होती है। अगर मान लीजिए कोई चुनाव संबंधी विवाद है, उस समय जो चुनाव आयोग होता है वो न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से उसको करना है वो चुनाव आयोग के पास होता है। मैं आपको बताऊंगा कि किन अवस्थाओं में कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती है या राज्य स्तरीय पार्टी होती है, क्षेत्रीय दल होता है, वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पूरी राजनीतिक दल पढ़ेंगे, उसके विचारों में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें बाद में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर थोड़ा सा, जैसे किसी भी राजनीतिक दल को उसका नाम देना है, उसको चुनाव चिन्ह देना है, या फिर कोई विवाद हो, जैसे समाजवादी पार्टी में कुछ विवादों की वजह से दो गुटों में बीच में बढ़ गया था, तो उसके बाद उनके नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर काफी विवाद रहा और निर्वाचन आयोग के द्वारा उस विवाद का समाधान किया गया। तो न्यायालय के रूप में निर्वाचन आयोग जो है वो कार्य करता है। आपको यहाँ पर समझ में चीजें आई होंगी। निर्वाचन करने के लिए आपको पता है उस समय पूरे राज्य में क्या होता है या फिर देश में क्या होता है, आचार संहिता लगाया जाता है। आचार संहिता क्या होता है उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो वो सारी जिम्मेदारियां निर्वाचन आयोग के पास होती है। अगर दोस्तों मान लीजिए किसी भी मतदान केंद्र पर लूटपाट हो गया, हिंसा हो गया, तो चुनाव आयोग ही वहां पर क्या करेगा, उसको रद्द करेगा। तो बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो चुनाव आयोग के पास हैं। आपको समझ में आया होगा किस तरह से चुनाव कराया जाता है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश किया। हम लोग दूसरे वीडियो में और सारी चीजें पढ़ेंगे भी। अगर आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, तभी नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।